नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे सुपर टेट पेपर 2019। जी हाँ, सुपर टेट का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो थे विज्ञान वाले पार्ट में पूछे गए थे। तो यहाँ पर 10 प्रश्न जो है विज्ञान के पूछे जाते हैं। और यदि आप सुपर टेट की तैयारी इस बार कर रहे हैं, 2026 में कर रहे हैं, तो पुराने प्रश्न को देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि तभी आप अपनी आगे की रणनीति को तैयार कर पाएंगे, जिससे आप सुपर टेट एग्जाम में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुपर टेट में विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न जो थे देखने मिले थे, क्या इनके उत्तर हैं, क्या इनके लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर हम यूज कर सकते थे। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, खाने का जो नमक है वो किससे बनता है। तो हम सभी जानते हैं खाने का जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड से बनता है ना। पर प्रश्न यहाँ पर सीधे विकल्पों में इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। प्रश्न यहाँ विकल्प में कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, जैसे कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, या फिर कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। मतलब प्रश्न सीधे हमसे सरल भाषा में उत्तर हम निकाल पाए तो प्रश्न इस प्रकार से हमसे कभी नहीं पूछेगा, है ना। ये सुपर टेट के प्रश्नों की खासियत होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा नमक होता है, तो नमक का सूत्र हम सभी जानते हैं कि ये होता है NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। और सोडियम क्लोराइड जो होता है ये बनता कैसे है, मतलब इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके निर्माण की बात की जाए तो एक मजबूत अम्ल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये HCl है ना, ये एक मजबूत या प्रबल अम्ल कह सकते हैं। तो यहाँ पर और एक मजबूत यहाँ पर हम क्षार ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर NaOH। तो जब हम इनकी परस्पर क्रिया करवाते हैं तब जाकर के हमें मिलता है NaCl। तो यहाँ पर इनकी क्रिया को यदि हम देखें तो इनके लिए हम यहाँ पर एक क्रिया लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये हमने HCl लिया प्लस NaOH, और इसी के साथ में यहाँ पर बना NaCl प्लस H2O, है ना। तो देखिए, जब यहाँ पर हमने देखे तो यहाँ पर NaOH जो है ये भी एक प्रबल क्षार है और ये एक प्रबल अम्ल है ना। तो मतलब मजबूत कह सकते हैं, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जो है वो हमें कौन से विकल्पों में देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमें मिल रहे हैं इस दूसरे विकल्प में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो विकल्प हो जाता है ये हमारा यहाँ पर उत्तर होता है ना। और इसी प्रश्न से मिलते जुलते जो प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं, है ना। अब इसमें आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, तो नमक जो होता है उसके यदि हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम की बात करें, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम होता है ना। और एक आपने देखा होगा सेंधा नमक जो होता है ना, ये क्या होता है कि ये खनिजों के रूप में पाए जाने वाला नमक होता है और इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती है। इसके कारण से इसका रंग हम देखते हैं तो जो भूरा या गुलाबी होता है। और नमक जो होता है इसके अंदर आयोडीन की मात्रा होती है, जिसकी कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए, तब यहाँ पर जो नया संवेग बनेगा वो क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो हमसे कही है ना। गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए, यानी कि जो भी उसका मान था उसकी मान का वो 4 गुना हो जाए, तब नया संवेग यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर संवेग और गतिज ऊर्जा की जो समीकरण होती है, तो संवेग जो होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब गतिज ऊर्जा जो है वो कितना हो रही है, तो वो अपने प्रारंभिक मान का कितना हो रही है, 4 गुना हो रही है। और 4 गुना हो रही है तो यहाँ पर देखिए वर्ग के होती है,
तो वर्ग जब हम 4 का निकालते हैं तो यहाँ पर इसका मान कितना निकल करके आता है 2। तो यहाँ पर जो हमारा संवेग होता है, नया संवेग जो है वो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है गति यहाँ पर 2 गुना, है ना। उसका जो प्रारंभिक संवेग था उसका 2 गुना ये हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब देखिए ऐसे प्रश्न के लिए यहाँ पर प्रश्न में प्रारंभिक मान का मान लीजिए कि आपको 4 गुना दिया। यदि प्रश्न आपको कहता है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो अपने प्रारंभिक मान का 9 गुना हो जाती है, तब नया संवेग क्या होगा। तो सीधा जो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है तो ध्यान रखना है कि जितने गुना वो होगा उसका वर्गमूल आपको निकालना है, वही आपका उत्तर होगा। तब उस स्थिति में नया संवेग जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा, और जब 4 गुना दिया है तो वहां पर नया संवेग जो होगा वो अपने प्रारंभिक संवेग का यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो रहेगा ऑप्शन जो थर्ड होगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना। ये दुगुना लिखा है तो इसे हम 2 गुना, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड के रूप में, ठीक है। चलिए, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो यहाँ पर कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हम हमारे जो उत्तर को यदि देखें तो इस प्रश्न में हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सेकंड के रूप में, अनुदैर्घ्य। जी हाँ, ध्वनि जो तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती हैं, और इन्हें चलने के लिए क्या होता है, माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसकी आवश्यकता होती ही होती है ना। और जब ध्वनि तरंगे जो होती है माध्यम में संचरित होती है तो वो क्या करती है कि जो माध्यम के कण होते हैं तरंग चलने की दिशा के समांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, और इस प्रकार की तरंगों का जो संपीड़न और विरलन के क्षेत्र बनते हैं, और जिस तरंग में कणों का कंपन तरंग संचरण के समांतर होता है उसे हम अनुदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारे प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इसी प्रश्न से संबंधित कुछ और प्रश्न जो होते हैं वो भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जो हमारे लिए जानना काफी जरूरी है। कैसा प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ध्वनि जो होती है वो हमेशा माध्यम में ही गमन कर सकती है, निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकती है। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्वनि की जो चाल की निर्भरता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है ठोस में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद द्रव, और लास्ट में आती है गैस पर। और जो स्टील होता है, इस्पात होता है, उसमें ध्वनि की चाल जो होती है वायु की तुलना में 15 गुना अधिक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए, अगला प्रश्न जो है जो पूछा गया था, तो यहां पर अगला प्रश्न पूछा गया था, एक माइक्रोन जो होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर एक माइक्रोन को यहाँ पर घात के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें समझना है, माइक्रोन जिसे हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, और इसे हम म्यू से प्रदर्शित भी करते हैं, है ना। और लंबाई मापने का ये एक अत्यंत सूक्ष्म इकाई जो होती है वो मानी जाती है। तो देखिए, एक माइक्रोन जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, ठीक है, 10 लाखवां हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं यहां पर एक माइक्रोन। अब जब आप 1 मीटर के 10 लाख हिस्से करेंगे तो यहां पर हम 10 लाख लिख देते हैं। अब 10 लाख में आपको जीरो को ध्यान रखना है, कितने जीरो इसमें आते हैं। तो यहां पर इसमें आते हैं 3 और 3 6 जीरो, और 6 जीरो को जब हम ऊपर की साइड में लिखना चाहते हैं तो यहां पर इसे चलिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 10 लाख है, उसको 10 की घात 6 लिख दिया। 10 की घात 6 का मतलब भी उतना ही होगा।
अब मैं चाहता हूं ये 10 की घात 6 जो है ये ऊपर ही लिखा जाए, तो इसके लिए हमें घात को यहां पर माइनस में लिखना होगा। तो यहां पर हमारा 1 माइक्रोन जो हुआ वो कितना हुआ, 10 की घात माइनस 6 मीटर। तो यहां पर तीसरा प्रश्न जो होगा, तीसरा विकल्प जो होगा वो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसमें कुछ और प्रश्न जो है वो भी इस टॉपिक से बनते हैं, जैसे एक फर्मी। तो यहां पर आप देख रहे हैं 10 की घात माइनस 15 मीटर जो है ये एक फर्मी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक फर्मी है और ये क्या होता है, ये नाभि के आकार को मापने की इकाई होती है। उसी प्रकार से एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो कि 10 की घात 10 मीटर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये यहां पर हमें दे नहीं रखा है ना। अब यहां पर 10 की घात 9 की बात करें तो ये 10 की घात 9 जो है ये 1 नैनोमीटर है ना, ये नैनोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और यहां पर 10 की घात 12 है, तो ये क्या है, ये 1 पिकोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, तो ये चीज आप जरूर इसमें ध्यान रखें। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत जो है वो स्थित रहती है क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर विकल्प है एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहां पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन 4 के रूप में स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये वायुमंडल की जो द्वितीय परत होती है, जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं, यही स्ट्रेटोस्फीयर होती है ना। और ये हमारी पृथ्वी से लगभग 10-15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की परत जो होती है ये मानी जाती है ना। और ओजोन जो होती है वो इसी परत में उपस्थित रहती है, जो कि हमारी हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी किरणें होती हैं, उनसे हमारी ये रक्षा करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किसमें मापा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉप्सन यूनिट जो होती है इसमें ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे मापा जाता है। और एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो ओजोन दिवस होता है वो कब मनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 16 सितंबर होता है, 16 सितंबर को यहाँ पर ओजोन दिवस जो होता है वो मनाया जाता है। और साथ ही साथ बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, 1987 में हुआ है। ये भी ध्यान रखना, जो CFC है उसके उपयोग को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल जो था ये यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए थे। और ओजोन का छिद्र जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया था। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर आ जाता है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, मछली, तिलचट्टा, केचुआ या घोंगा। तो यहां पर यदि हम बात करें तो मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोंगा, तो यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है, वो बनता है दूसरा विकल्प, जी हाँ, तिलचट्टा। श्वास छिद्र जो होते हैं वो कीट, यानी कि जो एक प्रकार का कीट है, और इन कीटों के ही शरीर पर पार्श्व भाग में पाए जाने वाले छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, है ना। तिलचट्टा जो कि एक ऑर्थोपोडा संघ का कीट होता है, और इसमें श्वसन के लिए फेफड़े या गिल्स नहीं होते हैं, इसमें होते हैं ये छिद्र, जिनके माध्यम से ही ये श्वास जो होता है वो लेता है। अब यहां पर मछली की बात करें तो मछली में आप जानते हैं इसमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। और केचुआ जो होता है ये त्वचा के माध्यम से करता है ना। और जो घोंगा होता है, तो घोंगा जो होता है ये क्या करता है कि इसके अंदर श्वसन के लिए गिल्स और पल्मोनरी सैक यानी कि फेफड़े जैसी संरचना दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर श्वास छिद्र जो होते हैं ये सिर्फ तिलचट्टा में आपको देखने को मिलेंगे। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां पर x मीटर में है, t सेकेंड में है। कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो ये हमें बताना है, कण का प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधा सा आपको एक तरीका बताते हैं जिसमें यहां पर आप सीधे उत्तर तक पहुंच जाते हैं।
देखिए ये जो समीकरण आपको दी होती है, ठीक है, जो समीकरण हमारी स्थिति समीकरण है, और इस स्थिति समीकरण में एक हमें दिख रहा है t। तो t के साथ में जो भी गुणांक आता है, ठीक है ना, यहां पर जो भी गुणांक आपको देखने को मिलता है वो प्लस में है या माइनस में है, वही आपका उत्तर होगा। तो ये आप ध्यान रखें, यहां पर t के साथ में कितना आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है -5। यही हमारा उत्तर होगा, दूसरा विकल्प। अब देखिए यदि आप इसको हल करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हल करके भी आप यदि देखेंगे तो यहां पर हल करने पर आपको क्या मिलेगा, जो हमारी समीकरण है x बराबर 6t² माइनस 5t, ठीक है। अब यहां पर हम इस समीकरण का जब अवकलन करते हैं तो यहां पर प्रारंभिक वेग जो होता है जब t बराबर 0 होता है, ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण के लिए अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर वो हो जाएगा 12t माइनस 5, यहां पर होगा, है ना। इसका जब अवकलन करेंगे d/dx यहां पर, तो t प्रारंभिक समय के साथ यहां पर t जो होगा प्रारंभिक वेग t बराबर 0 होता है। जब t का मान आप यहां पर 0 रखेंगे तो 12 के साथ में 0, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर बचेगा। तो यहां पर ये सीधा सीधा आप उत्तर यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यहां पर आया था, किसकी कमी से रतौंधी रोग जो होता है ये होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो बिल्कुल यहां पर हमारा जो पहला विकल्प होगा विटामिन ए, इसी की कमी से ही रतौंधी रोग जो होता है वो होता है ना। और ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति को मंद प्रकाश या रात के समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ना। और विटामिन ए जो होता है उसका आपको रासायनिक नाम जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी का भी रखना है, सी का भी रखना है, डी का भी रखना है। कई प्रश्न जो होते हैं विटामिनों से बन सकते हैं, है ना। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन में वसा में घुलनशील है, तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर इनसे बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और इस मजेदार प्रश्न को यदि हम देखें तो यहां पर प्रश्न में हमसे कहा गया है 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन जो होगा वो यहां पर कितना होगा। तो देखिए 4.4 ग्राम CO2 का पूछा है। अब प्रश्न जब हमसे ऐसी बातें पूछते हैं तो उसमें आप जो कुछ हिडन चीजें होती हैं यदि आप उनको पहचान लेते हैं तो आप प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो गैस होती है, किसी भी गैस के 1 मोल की बात की जाए, है ना, तो किसी भी गैस का 1 मोल का एनटीपी पर आयतन जो होता है वो हमेशा 22.4 लीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हमें मिल रहा है CO2, ठीक है ना। तो CO2 जो है इसका यदि हम आणविक भार निकालते हैं, CO2 का आणविक भार निकालना आप जानते होंगे, तो इसका आणविक भार हम निकालेंगे तो ये हमें निकल करके आएगा, जो इसका मोलिकुलर वेट होगा वो आएगा 44 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर 44 ग्राम जो है CO2, ठीक है ना, तो यहां पर 44 ग्राम CO2 का आयतन देखा जाए, ठीक है, का आयतन 22.4 लीटर। अब प्रश्न 44 की जगह पर हमसे पूछ रहा है 4.4 ग्राम। तो देखिए जब आप 44 ग्राम CO2 के आयतन की बात करते हैं तो 44 ग्राम CO2 का आयतन यहां पर 22.4 है। तो यदि 44 ग्राम की जगह पर हम 4.4 ले लेते हैं तो यहां पर क्या हो सकता है, तो यहां पर 0.1 अंक आगे आप किसका दें,
यह आपका उत्तर बन जाता है। जब प्रश्न आपसे 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन पूछ रहा है तो उसका आयतन यहां पर बन जाएगा 2.24 लीटर। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरा विकल्प होगा वो यहां पर बनेगा हमारा उत्तर। इनमें से सबसे कमजोर बल यहां पर कौन सा होता है? तो चलिए सबसे कमजोर बल की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या न्यूक्लियर बल या फिर चुंबकीय बल? तो देखिए सबसे कमजोर बल जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सबसे कमजोर बल यहां पर होता है। अब हम तो जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण बल है जो पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमें दिखने में ये चीजें धोखा लगती है ना। रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसमें हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जैसे पृथ्वी का हमें खींचना बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये बल सबसे कमजोर यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि ये बल तभी महसूस होता है जब कोई भारी पिंड होता है, यानी भारी द्रव्यमान का पिंड हो, जैसे कि ग्रह हैं, तारे हैं, होने पर ही ये महसूस होता है, हमें ये महसूस ही नहीं होता है। तो ये बल यहां पर सबसे कमजोर माना जाएगा। अब देखिए दूसरे बल की बात की जाए, विद्युत बल की, तो ये बल जो होता है ये आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार का यहां पर होता है। ये बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का ये हो सकता है। तीसरा हमारा बल जो आता है नाभिकीय या न्यूक्लियर बल, ये काफी ज्यादा प्रबल बल होता है। ये ध्यान रखना, प्रश्न में सबसे कमजोर पूछा गया है, यदि सबसे प्रबल पूछा जाता तो उस स्थिति में ये सबसे ज्यादा प्रबल बल यहां पर निकल करके आता, क्योंकि हमसे कमजोर पूछा है तो उस स्थिति में हमारा उत्तर ये है ना। तो यहां पर ये हमारा उत्तर होगा। और चौथा आता है यहाँ पर चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल जो होता है ये चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में कार्य करने वाला जो बल होता है उसको कहते हैं। ठीक है, और जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न थे वो यहाँ पर सुपर टेट एग्जाम 2019 में पूछे गए थे। प्रश्न आपको कैसे लगे? यदि प्रश्न पसंद आए हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने वीडियो पर इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।